नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 10 बेटा, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्लास 8 मैथ्स के अंदर वाव मैथ्स का बुक का टॉपिक है। तो बेटा इस चैप्टर से पहले अपन ने जितने चैप्टर पढ़े हैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है देख सकता है, आई बटन में भी मिल जाएंगे। ओके, और बाकी अगर नहीं दिख रहे हैं किसी को तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देखो, अगर ये चैप्टर पढ़ना है अपने को तो उससे पहले हमें कुछ बातें और भी पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है रेशियो। क्या आता है? रेशियो। अब ये रेशियो होता क्या है? रेशियो एक सिंपल सा कंपैरिजन होता है, ठीक है, और सेम क्वांटिटी में होता है। सेम क्वांटिटी का मतलब किलोग्राम का किलोग्राम के साथ, मीटर का मीटर के साथ, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के साथ। ऐसे नहीं होगा कि लीटर का किलोमीटर के साथ या पैसे का किलोग्राम के साथ। ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होता है। दिस इज एन ए सिंपल कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा है 4:5, ठीक है, तो इससे पहले इसकी स्टेप क्या थी? इससे जस्ट पहले ये एक फ्रैक्शन था। क्या था बेटा? रेशियो से सब जस्ट पहले एक फ्रैक्शन बनता है, ठीक है ना। अच्छे से सुनना आराम से। तो ये एक फ्रैक्शन था जिसको हम 4/5, दिस इज आवर न्यूमरेटर एंड दिस इज आवर डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे बात आती है तो सर इसमें रेशियो में फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं फिर, और इसमें सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, है ना। ये एक टॉपिक होता है कि एक बेसिक बात आती है कि रेशियो की फर्स्ट टर्म क्या होती है और सेकंड टर्म क्या होती है। प्रोपोर्शन की तो बहुत से बच्चों को पता होती है। तो इसको बेटा एंटीसीडेंट एंड कॉन्जिक्वेंट बोलते हैं। बुक में आपको गिवन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो किसी को अगर दिक्कत है तो। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज कॉन्जिक्वेंट। ओके, तो ये बात तो हो गई हमारी फ्रैक्शन की। अब एक बात बताओ, चलो यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पे देखो, अगर 4/5 है तो क्या वो नंबर 4/5 ही था? अगर ये नंबर 40/50 होता तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी तो हो सकता था, ये हो सकता था ना। और या फिर ये नंबर में भी 4×3 = 12, 5×3 = 15 भी हो सकता था। इसका मतलब जब हम किसी नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं और फ्रैक्शन से जब रेशियो में लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को वी कैन रिप्रेजेंट द रेशियो। अब यहाँ से दिक्कत आती है कि सर ये 4:5 तो था नहीं। अब जैसे कोई कहते किसी 2 पर्सन की सैलरी का रेशियो 2:3 था। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना किसी की सैलरी 2 रुपीज़ थी, किसी की 3 नहीं थी ना। मतलब ये किसी भी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3, और हम लेट कर लेते हैं कि जैसे 40 में से 10, दोनों में से 10 का डिवाइड किया दोनों में से बेटा, तो क्या बना? 4/5। तो इसका मतलब जब इस नंबर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर वापस से क्या बन जाएगा? वो वाले नंबर बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी सिमिलरली एक प्रोसेस लेते हैं जिसमें दोनों नंबर से लेट करते हैं कि x से मल्टीप्लाई थे। तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाते हैं बेटा 2x एंड 3x। अब क्या बन गई ये एक्चुअल नंबर बन गए जो उन दोनों पर्सन्स की सैलरी थी। अगर ये कहता है कि ये A/R, कोई अरुण और राहुल है, ठीक है ना, कि अरुण 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 एंड राहुल, ठीक है, कोई भी दो पर्सन होते हैं उनकी सैलरी का रेशियो ये है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम कह देंगे कि अरुण की सैलरी कितनी है बेटा? 2x है, एंड राहुल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 3x। तो फिर क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं, हमें सिंपली हम लिखेंगे रेशियो ऑफ अरुण एंड राहुल सैलरी इज 2:3। लेट कॉमन रेशियो बोलते हैं, लेट कॉमन रेशियो बी x, देन सैलरी ऑफ राहुल इज 2x एंड मे बी अरुण इज 3x, है ना। ये चेंज हो सकते हैं आपस में। समझ में आई कि कैसे हम रेशियो से कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं बेटा? कॉमन रेशियो की हेल्प लेते हैं। और ये कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने समझा दिया कैसे आता है, कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है तो फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई, है ना। डिवाइड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो, ये एक तो सिंपल सा प्रोसेस सब बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चंस में इसकी हेल्प लेंगे। अब ये तो हो गई बात रेशियो की। अब अगर कोई दो नंबर रेशियो में है ना, और वो रेशियो में हैं और दोनों इक्वल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3:5, ठीक है, और एक नंबर लिखता हूँ 9:15। दोनों क्या इक्वल हैं क्या बेटा? देखो, अगर मैंने इसको लिखा 3/5 और ये क्या है 9/15। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म को ही रेशियो में लिखते हैं। वो एक एग्जाम्पल लिया था, जरूरी नहीं है हर बार लिखा ही हो, है ना। बट नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना प्रोपोर्शन, ठीक है ना, प्रोपोर्शन जो होता है उसके लिए हमें समझना होगा।
ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर कोई दो नंबर है ना, दो रेशियो के नंबर है, रेशियोज हैं, टू रेशियोज, तो वो अगर इक्वल हैं तो कैसे इक्वल हैं, देखो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ और इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या ये नई फॉर्म 3/5 बनेगी। इसका मतलब ये एक नंबर है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी, दोनों रेशियो इक्वल हैं। तो क्या दो रेशियो जब इक्वल होते हैं, है ना, तो एक डेफिनेशन भी गिवन है, ए प्रपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन विच शो दैट द टू रेशियोज आर इक्वल। प्रपोर्शन एक एक्सप्रेशन है जो शो करता है कि दो रेशियो इक्वल है। इट मीन्स अगर टू रेशियोज इक्वल हैं तो फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी इक्वल है सी रेशियो डी के, तो इसका मतलब ये जो इक्वल वाला साइन है ये प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। और प्रोपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन 4 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए रेशियो बी इज प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी। अब जो बात आती है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि इस प्रपोर्शन में जो चारों टर्म हैं इनका कुछ अलग अलग मीनिंग है क्या, क्योंकि रेशियो में तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्जिक्वेंट बन रहे थे, यहाँ पे क्या होते हैं जो प्रपोर्शन के बेटा पास में होते हैं, एकदम पास में, ठीक है ना, उनको तो बोलते हैं बेटा अपन मीन टर्म। क्या बोलते हैं, मीन्स। ये तो अपनी है मीन टर्म्स जिनको हम मीन्स बोलते हैं। और जो दोनों बाहर की टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स, ठीक है। ये भी आपके बुक के अंदर गिवन है वैसे तो, बट बेसिक थी तो बताना तो ज़रूरी है तुम्हारे को। तो ये कौन सी टर्म्स होती हैं बेटा, एक्सट्रीम टर्म्स। अब बात आती है कि सर मीन और एक्सट्रीम तब तक तो ठीक था, बट हम इसको सोल्व कैसे करेंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सिंपल सा काम है, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो A/B है, इस इतनी सी बात का। इस साइन का क्या मतलब है, इक्वल है। और इसका क्या मतलब है, C/D। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तुम क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन से दैट दिस इज A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ, है ना, कि A इंटू डी और B इंटू सी हो जाएंगी ये टर्म्स, जिसमें से अगर A पूछ रहा है तो D को डिवाइड में भेज देंगे, अगर C पूछ रहा है तो B को डिवाइड में भेज के हम इन 4 क्वांटिटीज़ में से अगर कोई 3 गिवन होगी तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर हम सोचें कि सर डायरेक्ट कोई प्रोसेस है क्या, यस बेटा। तो अगर कहीं पे लिखा हो A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो मीन्स टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, जो एक्सट्रीम्स हैं उनके प्रोडक्ट है। इसका मतलब भी सेम ही है कि B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू डी। मीन टर्म्स कौन सी हैं, B एंड C, उनका प्रोडक्ट इक्वल है एक्सट्रीम टर्म्स, दीज टू आर एक्सट्रीम टर्म्स इनके। तो सेम एक्सप्रेशन है, जिस बच्चे को जैसे समझ में आए वैसे वो लिख सकता है। अब इसमें से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बट जो हमारा मेन टॉपिक है वो अब आता है कि क्या मतलब है डायरेक्ट वेरिएशन से और क्या मतलब है इनडायरेक्ट वेरिएशन से। चलो इनके मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे डायरेक्ट वेरिएशन होता है और कैसे बेटा इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है और कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा डायरेक्ट वेरिएशन का। किसका डिस्कशन करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन का, जिसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। उसका दूसरा नाम बेटा प्रोपोर्शन भी होता है, जिसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों से घबराना नहीं है, कहीं पर तुम्हें DV लिखा हुआ मिल सकता है किसी बुक के अंदर और यहाँ से DP लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम यूज़ में तो नहीं लेंगे, पर बता दिया, कोई बच्चा घबराए नहीं। अब देखो बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ कि बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स हैं और उनकी कॉस्ट है। 2 कॉलम बनाए मैंने, अगर 20 बुक्स हैं तो उन 20 बुक्स की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 400 है, ठीक है। और 30 बुक्स होंगी तो कॉस्ट 400 होगी या ज़्यादा होगी, ये बता दो। मे भी ज़्यादा होगी ना, तो हम ले लेते हैं ये होगी 600 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तब देखो 2 क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन हमें गिवन होंगे और 2 कॉलम्स बनते हैं इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड, है ना। 3 भी बनेंगे लास्ट वाली में, बट उससे पहले देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें चेक करना है कि जो एक कॉलम है उसमें क्या हो रहा है और दूसरे वाले कॉलम में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड रो के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं जब फर्स्ट और सेकंड की तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि 20 से 30 बन रहा है तो फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही हैं। सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट से इंक्रीज हो रही है, क्या सेम डायरेक्शन में ये हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट से सेकंड में क्या ये भी इंक्रीज हो रहे हैं,
इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस। तो जब किसी भी ऐसे प्रोसेस के अंदर, है ना, जब हम कोई दो नंबर को कंपेयर करते हैं ऐसे कॉलम बना के मेथड से, तो उसकी दोनों क्वांटिटीज अगर सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही हो बेटा या फिर डिक्रीज हो रही हो। चलो डिक्रीज का भी एक एग्जांपल लिखता हूँ और फिर हम इनको सोल्व करना सीखेंगे। जैसे नंबर ऑफ पेन्स एंड वेट बात करते हैं उनकी कि उनका वेट कितना है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ पेन्स 40 हैं तो उनका वेट है 100 ग्राम, ठीक है। और नंबर ऑफ पेन्स अगर 70 हैं तो उनका वेट बेटा ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिए 200 ग्राम्स, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वांटिटी और फर्स्ट क्वांटिटी में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यस और नो? कि फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का अगर कंपेयर करें तो अगर फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है, बट अगर मैं इसको 30 ले लेता हूँ, वहाँ पे तो सेम था ना, यहाँ पे ले लेते हैं 30 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फिर 50। अब देखो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीमेंट हो रहा है और इधर भी फर्स्ट से सेकंड की तरफ आ रहे हैं तो डिक्रीमेंट। बेटा दोनों को सेम डायरेक्शन में देखना। अगर इसको तुम ऊपर से नीचे देख रहे हो तो उसको भी ऊपर से नीचे ही चेक करना, अगर इसको नीचे से ऊपर देख रहे हो तो उसको भी नीचे से ऊपर देखना। तो इन दोनों में देखें तो दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में या तो इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। इस वाली सिचुएशन में इंक्रीमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे और इसमें ऊपर से नीचे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो जब दोनों डायरेक्शन में, दोनों कॉलम में सेम डायरेक्शन में कुछ होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको लिखते कैसे हैं वो समझा देता हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन जब आएगा तब। तो हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ बुक्स एंड कोस्ट्स, इसको एस लगा देते हैं क्योंकि कोर्स से ज़्यादा, कोर्ट्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है बेटा। ऐसे लिखने के बाद हमें क्या करना है, हम देयरफॉर का साइन लगाएंगे और लिखेंगे कि अगर ये इंक्रीमेंट हो रहे हैं तो 20:30 हो रहा है तो प्रपोर्शन में आएगा ये भी इंक्रीज हो रहा है 400:600। और देखो एक बात और बताता हूँ, ये ओब्लिक में है, अगर कोई बच्चा इधर से लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है 400:600 हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में लिखना है। अगर इसको तुमने ऊपर से नीचे लिखा है तो उसको भी ऊपर से नीचे लिखना बेटा 20:30, ठीक है, समझ में आई? अब देखो अगर इसमें लिखेंगे तो क्या कुछ चेंज होगा? क्योंकि ये भी तो डायरेक्ट वेरिएशन में है। क्यों है बेटा? क्योंकि दोनों साइड में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम सिमिलरली लिखेंगे नंबर ऑफ पेन्स, सिंस नंबर ऑफ पेन्स एंड वेट्स या वेट आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये किसमें बेटा? डायरेक्ट वेरिएशन में है। देयरफॉर अगर इसको तुम क्या लिख सकते हो फिर खुद बोलो अब। यस, पहले लिखोगे 40:30 प्रपोर्शन 100:50। अब ध्यान रखना ये ग्राम में है दोनों इसलिए, और ये रुपीज़ में है, सॉरी क्वांटिटीज़ हैं तो ये यूनिट्स में है। तो दोनों देखो रेशियो में लिख दिया। अब अगर कोई बच्चा और लगा के क्या लिख सकता है, जल्दी बताओ बेटा। यस, कोई लिखना चाहे 100:50 प्रपोर्शन, और क्या लिखेगा? इधर से 150 ऊपर से नीचे लिखा है, पहले तुम्हें चेक करना है डायरेक्ट में है कि नहीं। फिर तुम अगर इसको ऊपर से नीचे लिख रहे हो तो इसको भी ऊपर से नीचे ही लिखोगे 40:30। और अगर डायरेक्ट में हो तो और क्या लिख सकते हो, देखो मैं फिर बताता हूँ। इसमें अगर कोई बच्चा ऐसा लिखना चाहे, पहले इस वाली डायरेक्शन में देख लो, 30:20 लिखना चाहे तो बच्चा लिख सकता हो आप कि 30:20 प्रपोर्शन 600:400। क्या बात समझ में आई? कि अगर उसको नीचे से ऊपर लिखा है तो इसको भी नीचे से ऊपर लिखेंगे, किसमें बेटा? डायरेक्ट वेरिएशन में, ठीक है। तो बताओ इस कंडीशन में क्या लिखोगे इधर वाली साइड से? तो सबसे पहले बच्चा लिखोगे 600:400 प्रपोर्शन, उधर वाले में क्या लिखोगे अब? 30:20। आई बात समझ में? अब देखो इसमें भी क्या हम ऐसे कर सकते हैं? यस, क्या नीचे से ऊपर लिख सकते हैं? पहले वाली में देखो बेटा क्या लिखोगे? 30:40 प्रपोर्शन 50:100, ठीक है। आ रही बात समझ में? और अगर इसमें क्या लिखोगे फिर बेटा आप इधर वाली से आप लिखोगे कि 50:100 प्रपोर्शन 30:40। और हमने इसको सोल्व करना सिखाया ना मैंने, तुम 1 2 3 4 1 2 3 4
सबको एक बार सोल्व करके देखो, क्या फटाफट वही सॉल्यूशन आता है। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। जैसे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसको मैं लिखूंगा 30 इंटू 400 इज इक्वल टू 20 इंटू 600, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिखूंगा 400 इंटू 30 इज इक्वल टू 600 इंटू 20। देखो 620 एक ही डायरेक्शन में, 430 एक ही डायरेक्शन में। और अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया तो इसको सोल्व करते वक्त तुम ये लिखोगे एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू मीन टर्म्स का प्रोडक्ट। देखो सेम आ रहा है क्या। पोजीशन चेंज हो सकती है, कोई एलएचएस में आ जाएगा, कोई आरएचएस में आ जाएगा, वो अलग बात है, बट दोनों वैल्यू आएंगी सेम ही। और अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, एक्सट्रीम टर्म 600 इंटू 20 बेटा, दैट इज 400 इंटू 30। देखो सब सेम आ रहे हैं क्या। इसका तुम लिखोगे। किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इनडायरेक्ट का। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। इन्हीं को इरेज करके हम थोड़ा सा लिख लेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ अलग टाइप्स के होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए तुम समझ गए होंगे थोड़ा सा तो, और बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं एकदम इजीली आपको समझा दूंगा, ठीक है। और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और दोस्तों को भी शेयर करो इसको, उनके भी तो ऐसी बातें समझ में आनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा वो क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन, दैट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स बनाता हूँ और उसके हिसाब से हम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में कोई एग्जाम्पल जैसे नंबर ऑफ मैन एंड डेज, ओके, ठीक है। तो देखो अगर 40 मैन किसी एक वर्क है, कोई काम करना है उनको, जैसे एक रूम बनाना है, तो 40% डन दैट वर्क इन 10 डेज। 40 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 30% हो जाएंगे तो वो काम 10 दिन में होगा कि ज़्यादा दिन में, ज़्यादा में होगा, तो मे बी वो 15 डेज में हो सकता है। आ रही बात समझ में कि 40 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और 30 आदमी किसी काम को 15 दिन में। बेटा ये जो एक ही सिचुएशन से बनती है, रो बनती है ना, इनको रो बोलते हैं, ये कॉलम्स बनते हैं। तो इनको हम बनाना भी सीखेंगे कैसे कैसे बनाते हैं। अभी थोड़ा ओवरव्यू ले लो तुम। तो अगर 40 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 30 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो अब चारों क्वांटिटी तो गिवन नहीं होंगी, हमें एक क्वांटिटी अननोन होगी, चाहे तो नंबर ऑफ मैंस होंगे या पीपल होंगे या फिर डेज होंगे, है ना, कोई भी इनमें से एक क्वांटिटी अननोन होगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर मैं इसमें फर्स्ट से सेकंड में जा रहा हूँ तो डिक्रीमेंट हो रहा है, इसमें तो हो रहा है डिक्रीमेंट, और इसमें फर्स्ट से सेकंड में जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर रिवर्स ऑर्डर में देखो तो ये 40-30 हैं, देखना बेटा 40-30 हैं, और ये क्या है 10 और 15, ये सेकंड कंडीशन है ना, इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये अलग बात है। अगर ऐसा गिवन होता तो नीचे से ऊपर देखते, तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये हो रहा है इंक्रीमेंट, और नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये हो रहा है डिक्रीमेंट, है ना। अब हमें इनका प्रोपोर्शन लिखना है। तो देखो एक तरीका क्या है कि अगर तुम्हें एक नंबर को ऊपर से नीचे लिख रहे हो किस में, अब ये बन जाते हैं बेटा इनडायरेक्ट वेरिएशन। पहली तो बात समझो, इनडायरेक्ट वेरिएशन कब बनते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन जब दोनों कॉलम्स में वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में हो, एक में डिक्रीज हो एक में इंक्रीज, एक में इंक्रीज या एक में डिक्रीज। प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल में तुमने देखा कि दोनों में या तो इंक्रीज हो रहा था या फिर दोनों में डिक्रीज हो रहा था, देखा था ना। तो अब देखो, अब तुम इसका रेशियो कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे 14:30 प्रोपोर्शन, मतलब इसको अगर तुमने ऊपर से नीचे लिखा है तो उसको नीचे से ऊपर लिखना होगा हमें 15:10। अगर कोई बच्चा इसको लिखना चाहता है कि नीचे से ऊपर मैं इसको लिखूंगा पहले, तो इसको क्या लिखोगे, नीचे से ऊपर 30:40 प्रोपोर्शन। अगर इसको तुमने नीचे से ऊपर लिखा है उसको बेटा तुम्हें नीचे से ऊपर से नीचे लिखना होगा, है ना। और इस डायरेक्शन में भी तुम लिख सकते हो, इस डायरेक्शन में अगर तुमने नीचे से ऊपर लिखा है उस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे लिखोगे, इस डायरेक्शन में तुमने ऊपर से नीचे लिखा है तो इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर लिखोगे, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था, सेम होगा आंसर। चलो इसमें लिख के दिखाता हूँ। देखो अगर इसमें तुमने ऊपर से नीचे लिखा तो क्या लिखोगे 10:15, तो इसमें क्या लिखोगे नीचे से ऊपर, दैट इज प्रोपोर्शन 40:30। और अगर तुमने इसमें नीचे से ऊपर लिख दिया कि 15 पहले 10 बाद में, तो उसमें अगर इसमें नीचे से ऊपर उसमें ऊपर से नीचे, तो क्या लिखोगे 14:30। सही है क्या, इसमें नीचे से ऊपर तो उसमें ऊपर से नीचे, और इधर क्या लिखा था
इसमें ऊपर से नीचे, तो इसमें नीचे से ऊपर। अच्छा, इसको गलत कर दिया अपन ने, दैट इज़ 30:40। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर इसमें आपने ऊपर से नीचे लिखा है तो इसमें नीचे से ऊपर लिखना होगा 30:40। इसमें अगर आपने नीचे से ऊपर लिखा है बेटा तो इसमें ऊपर से नीचे लिखना होगा ये। अब इसको सोल्व करना हमारा वही सेम प्रोसेस है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, है ना। तो ये तो था हमारा बेसिक्स। जिस बच्चे ने इस बेसिक्स को अच्छे से समझा है, चाहे तुम रिपीट करके वीडियो को देखो, बट ये बातें पता होनी चाहिए। अगर ये बातें नहीं पता हैं तो मे बी क्वेश्चंस में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के अंदर कि प्रपोर्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, बाकी टेबल बनानी मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे टेबल बनानी है, वहाँ पे भी मैं आपको हिंट देता रहूँगा, बट अगर ये पढ़ लोगे तो बहुत हेल्प होगी तुम्हारी। ओके, और रिमेनिंग चैप्टर्स या वीडियोज़ आपको चेक करनी है, डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।